गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी एंड सोशल पॉलिसी। तो 1813 टू 1858 इस फेज में जो हमारा सिलेबस है आरएएस का, इस फेज में ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी क्या थी और ब्रिटिश की सोशल पॉलिसी क्या थी। तो पहले हम ब्रिटिश सोशल पॉलिसी डिस्कस करते हैं, फिर ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस करेंगे। हम जिस फेज की बात कर रहे हैं वो 1813 टू 1858 है, राइट। तो पहला हम देखते हैं क्या ब्रिटिश सोशल पॉलिसी, उनकी सामाजिक नीति क्या थी। अगर हम फर्स्ट फेज देखेंगे कॉलोनलिज्म का, उपनिवेशवाद का फर्स्ट चरण देखेंगे जो 1757 से स्टार्ट होकर 1813 से जाता है और ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो उनकी जो सामाजिक नीति थी वो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन थी, सामाजिक अहस्तक्षेप की नीति थी। उन्होंने सामाजिक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। इस दौर में उनका मोटिव केवल और केवल इतना था कि भारत से वस्तुओं को खरीदकर इंग्लैंड में बेचकर मुनाफा कमाना, राइट, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। लेकिन सेकेंड फेज में उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। सेकेंड फेज में उनका मकसद था कि भारत से रॉ मटेरियल की सप्लाई लेना, रॉ मटेरियल इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश मार्केट के लिए रॉ मटेरियल की आपूर्तिकर्ता के रूप में और जो तैयार माल है ब्रिटेन में उसके बाजार के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को ढाल देना, राइट। तो इस फेज में अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिश मार्केट भारत में बने, इसके लिए उन्होंने सोशल इंटरवेंशन करना स्टार्ट किया, भारतीयों को के मामलों में सामाजिक हस्तक्षेप किया, राइट। तो क्या क्या किया इसी पर हम चर्चा करते हैं, राइट। तो सोशल पॉलिसी अगर हम देखेंगे, ब्रिटिश सोशल पॉलिसी ड्यूरिंग द फेज ऑफ 1813 टू 1858 सीई। फर्स्ट पहला काम उन्होंने ये किया कि सती एबोलिशन एक्ट एक प्रैक्टिस थी। सती एबोलिशन एक्ट, सती प्रथा थी इस देश में, महिला को जिंदा जला दिया जाता था इसलिए कि उसका पति मर गया है, ये व्यवस्था थी। और जब राजा राममोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उनका साथ दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनका साथ दिया, राइट। और हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के लिए एक कानून बना कि अब सती प्रथा को लीगली समाप्त कर दिया गया है। अगर सती प्रैक्टिस करी जाती है तो इसका मतलब है लॉ फोर्स होगा, कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। ये भारत के इतिहास की कितनी बड़ी घटना है। एक महिला के लिए यह अभिशाप था सती प्रथा। पुरुष अपेक्षा करता था महिला से कि वो उसकी मौत में भी साथ दे, राइट। तो हम देखेंगे सती प्रथा का एवोल्यूशन हुआ। ये वही राजा राममोहन राय हैं कि इनके प्रयासों की भारत में एक ऐसा वर्ग भी था जिसने आलोचना की। राजा राममोहन राय की मदर ने खुद बोला कि उनका बेटा बेधर्मी हो गया है। आप सोच के देखिए, आप ये राजा राममोहन राय की मां का नजरिया था कि अपने बेटे राजा राममोहन राय को बेधर्मी होने का आरोप लगा दिया। और यही नहीं, राधाकांत देव जैसे बहुत सारे लीडर अगर हम देखेंगे तो वो इस प्रथा के साथ थे। उनका मानना था कि सती प्रथा भारत की एक धार्मिक विश्वास की जड़ता में मौजूद एक व्यवस्था है जिसको समाप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बधाई हो हम सब भारतवासियों को कि सती प्रथा का अंत हो गया, राइट। अब आप कहेंगे कि मैंने चार्टर एक्ट 1813 क्यों शामिल किया। चार्टर एक्ट 1813 इसलिए शामिल किया कि चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से पहली बार जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी और ब्रिटिश सिटीजन थे उनको भारत में आने के दरवाजे खोल दिए गए। इस चार्टर एक्ट 1813 ने, मैं फिर बोल रहा हूं, इस चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश सिटीजन को और क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आने के दरवाजे खोल दिए। माने ब्रिटिश भारत में वे आ सकते थे, इसके पहले वे नहीं आ सकते थे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज यहां पर क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रिटिश सिटीजन
और ब्रिटिश सिटीजन, मिशनरीज आल्सो सिटीजन हैं ब्रिटिश, तो क्या है, ये भारत में आ सकते हैं। क्यों आएंगे भारत में? क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। क्यों प्रमोट करेंगे? इंडिया का क्रिश्चियनाइजेशन करना है। ये अनौपचारिक संवाद में मैं बोल रहा हूं, भारत के ईसाईकरण को बढ़ावा देने के लिए हिडन एजेंडा है। और आप देखिए उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1833 में इन क्रिश्चियन मिशनरीज को और ब्रिटिश सिटीजन्स को भारत में प्रॉपर्टी खरीदने समेत कई अधिकार दे दिए गए, माने वो परमानेंट सेटल हो सकते हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और ब्रिटिश सिटीजन्स हैं वो परमानेंट इंडिया में सेटल हो सकते हैं। और अगर आप चार्टर एक्ट 1813 में देखेंगे तो व्यापार पर जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो भी समाप्त कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ended in 1813 except trade with India and tea trade with India and trade with China, right? तो इसका मतलब है, मैंने कल बताया था, मोर देन 100 कंपनीज पर कमिंग टू इंडिया, 100 से अधिक इंग्लैंड की कंपनियां भारत आने को बेताब हैं। फिर इसी तरह से देखेंगे चार्टर एक्ट 1833, तो क्या है, इन क्रिश्चियन मिशनरीज को और ब्रिटिश सिटीजन्स को क्या दिया गया? एक अधिकार दिया गया, क्या, कि वो भारत में परमानेंट सेटल हो सकते हैं। और एक्चुअली इसी राइट के साथ इंडिया में एक्चुअल में रियल कॉलोनिज्म स्टार्ट होता है। रियल कॉलोनिज्म स्टार्ट होता है। वास्तविक अगर उपनिवेश है तो ये उसकी प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। आगे चार्टर एक्ट 1833 में अगर हम देखेंगे तो पहला प्रावधान ये है कि स्लेवरी इंडेड इन ब्रिटिश एम्पायर। जहां जहां भी ब्रिटिश एम्पायर है वहां से स्लेवरी की प्रथा को, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, राइट? तो फर्स्ट यहां पर क्या है? स्लेवरी इंडेड, राइट? स्लेवरी इंडेड, स्लेवरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और दूसरा प्रयास यही हुआ, क्या? दूसरा प्रयास ये हुआ कि ये परमानेंट सेटल हो सकते हैं। क्या? क्रिश्चियन मिशनरीज परमानेंट सेटल हो सकती हैं और ब्रिटिश सिटीजन भारत में परमानेंट सेटल हो सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्या है? उन्होंने एक सुधार और किया हमारे यहां, क्या? फोर्थ, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस एबोलिशन एक्ट। सर, मानव बलि दी जाती थी इस देश में। आज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल आपको समाज में पेपर में देखने को मिल जाते हैं। चाचा ने अपने भतीजे की ही बलि दे दी, राइट, किसी तांत्रिक के कहने पर। आज भी ये अंधविश्वास भारत के समाज में इनके छिटपुट सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है? ह्यूमन सेक्रीफाइस एबोल्यूशन एक्ट 1846 में पास किया, ये भी। अब क्या है? लेक्स लोकाई एक्ट 1850। सातिराना अंदाज देखिए ब्रिटिश का। अब ब्रिटिश जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और सिटीजन हैं वो परमानेंट सेटल हो सकते हैं। हमारे टेक्स्ट के मुताबिक, हमारे लॉ के मुताबिक, अगर कोई भारतीय अपना धर्म छोड़ता है, किसी धर्म में प्रवेश करता है, कोई नया धर्म ग्रहण करता है, तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स समाप्त हो जाते थे। लेकिन ब्रिटिश एक ऐसा एक्ट लेकर के आए, लेक्स लोकाई एक्ट 1850। हेलो, एक ऐसा एक्ट लेकर आए जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में बदलाव करता है, अपना धर्म बदलता है और नए धर्म को ग्रहण करता है, तो उसके राइट टू प्रॉपर्टी सेफ रहेंगे, उसके संपत्ति के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा। ये स्पेशली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। मतलब जो भारतीय क्रिश्चियन धर्म में अब इंटर करेंगे तो उनके राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होंगे, राइट, जो सबसे बड़ी बाधा थे क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए। तो इस एक्ट को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं और इस एक्ट को आप यहां कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे क्या? विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी और किसी भी समाज में अगर कोई समाज आपको टेस्ट करना है कि वो समाज कितना हेल्दी है, तो आप टेस्ट कर लीजिए कि वहां की वीमेन की कंडीशन क्या है। एक समाज उतना ही सभ्य है जितना उस समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। उसी से हम उस समाज की सभ्यता का
मापदंड का आकलन करते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी समाज में होती हैं जो हमें झकझोर जाती हैं। अभी पटना में एक नीट की छात्रा के साथ क्या हुआ, और न जाने ऐसी घटनाएं इस देश के कई कोनों में होती हैं। ये हमारे समाज की उस बीभत्स स्वरूप को उजागर करती हैं जो नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे इसी क्रम में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में, माने अब विधवा को फिर से विवाह करने की कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब आप कहेंगे विधवा विवाह कर लेती क्या होता, बिल्कुल सही बात है, कर लेती, लेकिन उसके पास कानूनी राइट नहीं थे, लीगल राइट नहीं थे। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि उसको लीगल राइट मिल गया। लीगल राइट मिल जाने का मतलब है जो अब संतान पैदा होगी उसकी अपनी लीगलिटी होगी, वैधानिकता होगी, राइट। तो ये 6 हो गया हमारा। आगे अगर हम देखेंगे क्या, आगे हम आपको बात कर रहे हैं कि अभी तक टिल नाउ हम 1860 के पहले की बात कर रहे हैं। इसके पहले लड़की की मिनिमम उम्र शादी के लिए क्या हो ये डिसाइड नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कहीं आप लॉ नहीं पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सल्तनत और मुगल और बिफोर द सल्तनत, दैट इज अ मुगल काल, कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे। मौर्य काल, पोस्ट मौर्य, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, कहीं भी पूरे अर्ली मिडल एज की बात कर लो जिसको राजपूत काल के नाम से जानते हैं, कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि कोई ऐसा लॉ प्रिवेल कर रहा है जिसमें महिला की विवाह की उम्र यह है, राइट। पहली बार ब्रिटिश ने 1860 में, इसके पहले डिसाइड नहीं था, पहली बार ब्रिटिश इंडियन पीनल कोड लेकर आए 1860 और उसके एक सेक्शन में कोड किया क्या कि फीमेल एज मिनिमम 10 ईयर, 10 ईयर का मतलब है सेक्सुअल रिलेशन बनाने की मिनिमम उम्र क्या होगी, 10 ईयर। ये पहली बार लॉ में आया, माने 10 ईयर के पहले, 10 साल के पहले अगर किसी महिला से कोई शारीरिक संबंध बनते हैं तो उसको रेप की श्रेणी में रखा जाएगा, वो रेप होगा, राइट। और फिर उसके बाद एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया तो ये उम्र 10 ईयर से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 12 ईयर कर दी गई। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शादी की उम्र नहीं है, ये एज ऑफ मैरिज नहीं है, नॉट अ एज ऑफ मैरिज, ये एज ऑफ मैरिज नहीं है, ये शारीरिक संबंध बनाने की उम्र है। अगर किसी लड़की का बाल विवाह होता है, मान लीजिए 10 साल की उम्र में विवाह हो जाता है, राइट, इसके पहले अगर मैं कहूं 9 ईयर की उम्र में विवाह हो जाता है तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो सकता। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो वो रेप की श्रेणी में आएगा। अब आप देखिए 10 से बढ़ाकर के 12 साल कर दी गई। ये एज किसकी है, ये एज मैं फिर कह रहा हूं शादी की उम्र नहीं है, ये उम्र है किसकी, शारीरिक संबंध बनाने की। इस केस के संदर्भ में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1890 के संदर्भ में बैकग्राउंड में 2 महिलाओं के योगदान को हम याद करेंगे। पहला एक रुक्मणी बाई केस है। रुक्मणी बाई एक महिला थी जिनकी शादी हो जाती है बचपन में और उनके हस्बैंड हैं दादाजी भीखाजी, राइट। दादाजी भीखाजी उनको ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन रुक्मी बाई उनके साथ जाने से मना कर देती हैं, जबकि रुक्मी बाई दादाजी भीखाजी की वाइफ हैं, लेकिन उनके साथ जाने से मना कर देती हैं। और अंत में दादाजी भीखाजी केस करते हैं कि उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी को उनके साथ आना होगा। और मैं आपको बताऊं कि इस केस में 2 तरह से, एक रिवाइवलिस्ट थे, एक रिफॉर्मिस्ट थे, एक सुधारवादी थे, एक पुनरुत्थानवादी थे। तो सुधारवादियों ने रुक्मीबाई को सपोर्ट किया और जितने भी पुनरुत्थानवादी थे उन्होंने इसका विरोध किया कि एक महिला अपने पति के साथ, जिससे उसका बाल विवाह हो चुका था, उसके साथ जाने से मना कर दे। अंत में इस केस में जब दादाजी भीखाजी ने ये केस किया तो दोस्तों इस केस में हुआ क्या, इस केस में भीखाजी रुक्मीबाई के पास 2 ऑप्शन रखे जज ने। पहला, वो या तो दादाजी भीखाजी के साथ जाएं या दूसरा वो जेल जाएं। और अंत में हुआ क्या कि ब्रिटिश इंप्रेस को इसमें
इंटरफेयर करना पड़ा, क्राउन को इस केस में इंटरफेयर करना पड़ा। और इंटरफेयर करने के बाद फिर क्या हुआ, दादाजी भीकाजी को कुछ हर्जाना देना पड़ा और रुक्मीबाई केस ने उस वक्त ये जो स्टैंड लिया वो काबिले तारीफ था और एक महिला की जीत हुई। और उसके बाद ये महिला डॉक्टर बनी, डॉक्टर बनने के बाद इसने देश की सेवा की, तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। दूसरा एक बड़ा केस है जो इससे डायरेक्ट कनेक्ट है। एक झारखंड की या बंगाल की एक बच्ची जिसकी 7-8 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, वो है फुलमोनी दासी। और इसका हस्बैंड पता नहीं कुछ नाम है, हीरा मैती ऐसा कुछ नाम है, वो इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है और हाई ब्लीडिंग होने के कारण इस फुलमोनी दासी की मौत हो जाती है। और इस केस ने उस वक्त के बंगाल के समाज को झकझोर दिया और यह तय किया गया कि शादी की उम्र को 10 साल से बढ़ाकर आगे कर दिया जाए। राइट, तो इस वाले केस ने उत्प्रेरक का काम किया, कैटलिस्ट का काम किया। और हम देखेंगे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया, जब शादी की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। शादी की उम्र नहीं, माफ कीजिएगा, शब्द को वापस लेता हूं, शादी की उम्र नहीं, सेक्स करने की एज को 10 साल से बढ़ा के 12 साल कर दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं क्लास में कि इसको सर 18 साल डायरेक्ट कर दिया होता। ऐसे सुधार नहीं होते हैं। 10 से 12 करने पर तो इस समाज ने विरोध कर दिया, जिसमें विरोध करने वालों में सबसे अग्रणी थे तिलक। तिलक ने इसलिए नहीं विरोध किया कि वो चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करते थे, उनकी तो सिस्टर को 16-17 साल की हो गई थी, अभी तक शादी नहीं हुई। बट तिलक का ये कहना था, तिलक का स्टैंड ये था कि हमारे समाज में सुधार, हमारे समाज के अंदर से लोग निकल कर आए और वो करें। ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। माने हमारे समाज में इंटरफेयर करने के अधिकारी ब्रिटिश कौन होते हैं? जैसे आप देखिए, कभी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, हम दो हमारे दो, और मैं आपसे कहता हूं कि हमारी ये नीति जो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के थी वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी हमारे पास। सरकार ने जो आम जनता थी उससे राय नहीं ली। और आज आप देखिए, जो भी पीपल्स एजुकेटेड हैं, जो भी भारत के नागरिक एजुकेटेड हैं, वो आप देखिए एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। राइट, तो हम देखेंगे कि तिलक का ऐसा ही कुछ मानना था, क्या कि जो समाज सुधार हो वो भारतीय समाज के अंदर से हो, ना कि ब्रिटिश हस्तक्षेप के द्वारा हो। और हम देखेंगे एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, उसके बाद शारदा एक्ट आया 1929। शारदा एक्ट 1929 के प्रोविजन क्या थे? इसमें लड़की की जो विवाह की उम्र है, विवाह की उम्र है, वो कितनी रखी गई? 14 ईयर। माने मैरिज एज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 14 ईयर। और इसमें 2 बार अमेंड हुए। एक बार 1945 में अमेंड हुआ जब 14 ईयर से बढ़ाकर 15 ईयर कर दी गई। एक बार 1978 में अमेंडमेंट हुआ जब 15 ईयर से बढ़ा करके 16 ईयर कर दी गई। राइट, तो ये सिलसिला हम लोगों का आगे बढ़ा। 10th पॉइंट ये देखेंगे, 2006 में एक पार्लियामेंट ने हमारे एक्ट पारित किया, एक्ट पास किया, उसका नाम है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। और इस एक्ट के माध्यम से शारदा एक्ट ऑफ 1920 वाज रिप्लेस्ड बाय दिस एक्ट। माने अब शारदा एक्ट का नया नाम क्या हो गया है? शारदा एक्ट रिप्लेस्ड बाय द एक्ट चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। और इसके बाद क्या हुआ? यही एक्ट आज तक फोर्स में है, प्रवर्तन में है। राइट, ये एक्ट वर्तमान में लागू है। अभी 2021 में पार्लियामेंट एक नया एक्ट लेकर आती है जो कि पास नहीं हो पाया है। राइट, और वो एक्ट ये है क्या कि फीमेल की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर, फीमेल की विवाह की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए। लेकिन अभी ये प्रवर्तन में नहीं है क्योंकि ये एक्ट, ये लॉ, ये बिल अभी पास नहीं हुआ है। बिल पास होगा तो एक्ट बनेगा, एक्ट जब नोटिफाई हो जाएगा तो लॉ बनेगा। राइट, कुछ नोट में हमारे पास एक पॉइंट है, आप कहीं देखते होंगे एक नेटिव मैरिज एक्ट आया,
1872 नेटिव मैरिज एक्ट। ये नेटिव मैरिज एक्ट हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं था। ये नेटिव मैरिज एक्ट स्पेशली लाया गया था क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, राइट। तो आप देख लीजिएगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्यों लाया गया था, तो ये आपका होमवर्क है, राइट। और विडो रीमैरिज के लिए भी लाया गया था, तो ये आप देख लेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट फेज है सोशल पॉलिसी 1813 टू 1858, जो सोशल पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन थी, मतलब हस्तक्षेप की नीति, सामाजिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। क्यों अपनाई गई इस दौर में? क्योंकि भारत को ब्रिटिश मार्केट के लिए तैयार करना था। तो इसी क्रम में न केवल क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया, बल्कि क्रिश्चियन मिशनरीज को और ब्रिटिश सिटीजन्स को भारत में रहने के अधिकार दिए गए, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया। अब वो भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट। और इस तरह से हम देखेंगे कि ये सुधार हमारे होते हैं सोशल पॉलिसी। अब ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम देख लें, तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी क्या है? फर्स्ट, आपको पता है कि 1757 में प्लासी किया और 1764 में बक्सर किया और 1772 में ड्यूल रूल एंड कर दिया। कल मैं ये चर्चा कर चुका हूं। 1772 में जो ड्यूल रूल था उसको समाप्त कर दिया गया, राइट। और कंपनी प्योर एक स्टेट के रूप में आ गई। तो 1772 से ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट स्टेट बन जाती है, कंप्लीट स्टेट बन जाती है। अब अगर स्टेट बन गई है तो वो उसकी कुछ एजुकेशन पॉलिसी है, स्टेट की अपनी एजुकेशन पॉलिसी होगी। तो एजुकेशन पॉलिसी क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन पॉलिसी की बात अगर मैं करूं तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, देखेंगे क्या एक कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। कलकत्ता मदरसा की स्थापना होती है 1781। कलकत्ता मदरसा की स्थापना होती है 1781 और इस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे इस समय। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स। तो एक कलकत्ता मदरसा की बात हो गई। दूसरा, बनारस संस्कृत कॉलेज, एक कॉलेज और एस्टेब्लिश होता है, बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस संस्कृत कॉलेज, ये स्थापना होती है 1791 और स्पेशली दो लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। एक जोनाथन डंकन का, स्पेशली नाम आता है जोनाथन डंकन, राइट। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो यहां पर गवर्नर जनरल उस वक्त थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। और एक तीसरा हम देखेंगे, एक कॉलेज बनता है, तो पहले कलकत्ता मदरसा, दूसरा बनारस संस्कृत कॉलेज और एक कॉलेज और बनता है फोर्ट विलियम कॉलेज, राइट। ये एस्टेब्लिश होता है 1801 और इस समय अगर हम देखेंगे तो जो गवर्नर जनरल थे कलकत्ता में होता है लॉर्ड वेलेजली के समय ये कॉलेज बनता है, राइट। लेकिन इन कॉलेज का पर्पस क्या है? जो ये पहले दो कॉलेज थे ये फॉर जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ये जो पहले दो कॉलेज थे, जैसे कलकत्ता मदरसा का जो मोटिव था वो ये था कि जो फारसी और अरबी टेक्स्ट हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। बनारस संस्कृत कॉलेज का जो मोटिव था वो ये था कि जो संस्कृत टेक्स्ट हैं उसको ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में, ताकि ब्रिटिश इंडियन कल्चर से रूबरू हो सकें,
राइट, भारतीयों पर किस तरह से शासन करना है, उनकी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, उनके अपने रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बिलीफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिस वो उन पर शासन कर सकें। तो ये दो कॉलेज जो हैं, ये जो बनाए गए हैं, ये एजुकेशन पर्पस से नहीं है कि भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी इसमें। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप। ये किस लिए बनाया गया? जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे, कोबिनेटेड सिविल ऑफिसर्स जो होंगे, उनको यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग दी जाएगी किस बात के लिए ट्रेनिंग होगी? ये ट्रेनिंग होगी कि वो इंडिया पर कैसे रूल करेंगे, इस बात की ट्रेनिंग। और दूसरा, इंडियन लैंग्वेज उर्दू एंड हिंदी, ये उनको इसकी एजुकेशन दी जाएगी। बाद में आगे चल करके ये कॉलेज अगर हम देखेंगे तो भारत से शिफ्ट हो गया, हेलीबेरी लंदन पहुंच गया। स्टिल इसका जो उर्दू डिपार्टमेंट और इंग्लिश माने जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वो भारत में ही रहा। तो ये तीन शुरुआत हैं, लेकिन ये जनता के लिए नहीं है, ये सब फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, राइट, नॉट फॉर द पब्लिक एजुकेशन। क्लियर? फिर तीसरा अगर हम प्रयास देखेंगे, थर्ड प्रयास, तो चार्टर एक्ट आता है 1813। चार्टर एक्ट आता है 1813 और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से यह बतलाया जाता है कि 1 लाख रुपीज ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट इस एक्ट को पास करती है और इस एक्ट में यह प्रोविजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पोजीशंस है, जो ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र है, उसमें शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च करेगी, प्रतिवर्ष खर्च करेगी। तो स्पेंट 1 लाख रुपीज, इसका प्रावधान क्या है? स्पेंट रुपीज 1 लाख फॉर एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में, नॉट इंटायर इंडिया। क्या ये स्पष्ट हुआ? 1 लाख रुपए खर्च करेगी। लेकिन हम देखेंगे कि 1835 तक ये पैसे 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, जो कि चार्टर एक्ट का प्रोविजन था, 1835 तक ये पैसे खर्च नहीं हो पाए। उसकी वजह थी कंट्रोवर्सी। तो 1835 तक ये till 1835 money was not spent due to कंट्रोवर्सी के कारण ये 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो भारत में शिक्षा पर खर्च होना था वो खर्च नहीं हो सका। क्यों नहीं खर्च हो सका? कंट्रोवर्सी क्या थी? कंट्रोवर्सी थी एंग्लिसिस्ट वर्सेज ओरिएंटलिस्ट। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे वो ये चाहते थे, ओरिएंटलिस्ट मतलब है अंग्रेजों का एक टाइप, भारत में एक ऐसी आइडियोलॉजी जो इस विचार को सपोर्ट करती है कि जो एजुकेशन है उसका माध्यम वर्नाकुलर लैंग्वेज हो, देसी भाषाएं हों, और उसका नॉलेज जो है वो भारतीय ज्ञान, माने भारतीय ज्ञान और विज्ञान को, चूंकि ये क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों को सपोर्ट करेगी, तो इसलिए मैं अधिकतर हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिख इंग्लिश में रहा हूं। आप दोनों लोगों का मुझे समर्थन चाहिए होगा। तो क्या है एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी? क्या है ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी? ये है कि जो ये मानती है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन दी जानी चाहिए और इंडियन नॉलेज और साइंस, भारतीय ज्ञान और विज्ञान, ये विषय होने चाहिए। लेकिन लॉर्ड मैकाले जब आया तो उसने आइडियोलॉजी दी, इस आइडियोलॉजी को मानते हैं इंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी। इस विचारधारा के अनुसार क्या है कि भाषा इंग्लिश होनी चाहिए और अंग्रेजी भाषा में यह ज्ञान मिलेगा, और दूसरा पश्चिमी ज्ञान, तो वेस्टर्न नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, दिस आइडियोलॉजी इज कॉल्ड इंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी, राइट। और हम देखेंगे कि किस तरह से भारत में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। मनी वॉज नॉट स्पेंट
है ना, फ्रॉम 1835, फ्रॉम 1836, राइट। मनी वॉज स्पेंट टू एजुकेशन, राइट। और ये एजुकेशन किस तरह की एजुकेशन, ये वेस्टर्न एजुकेशन होगी, वेस्टर्न एजुकेशन होगी, पश्चिमी ज्ञान, वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी ज्ञान। और किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, पश्चिमी ज्ञान और अंग्रेजी भाषा में। उसके पीछे मकसद क्या था, इस थियरी को बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत। एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का मानना था कि हम कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे। ये जो थियरी बोली जाती है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर फोर्थ पॉइंट का नेक्स्ट सब पॉइंट में शामिल करूं, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। ये थियरी क्या कहती है, शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। ये थियरी ये कहती है कि हम दो लोगों को शिक्षित करेंगे, एक और दो, फिर ये दो लोगों को शिक्षित करेंगे, ऐसे ये एजुकेशन नीचे छन छन कर चलती चली जाएगी, राइट। ये शिक्षा छन छन कर ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, राइट। दरअसल इसके पीछे मकसद क्या था, इसके पीछे मकसद था कि एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश हितों की पूर्ति कर सके, भारत में ब्रिटिश हितों के लिए क्लर्कियल पोस्ट का काम कर सके। एक ऐसा वर्ग भारत में तैयार करना जो रंग और रूप से भारतीय हो लेकिन विचारों से अंग्रेज हो, राइट। आगे चल करके हम जब देखेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए तो विवेकानंद की शिकायत है इस ग्रुप से। एक ऐसा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जिसने अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ये ब्रिटिश समर्थक बन गया। इसने ब्रिटिश का विरोध नहीं किया, इसने 1857 की रिवोल्ट पर ब्रिटिश से कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए पूरा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या है कि एक आता है वुड्स डिस्पैच, उसके बाद आफ्टर फिफ्थ पॉइंट आता है वुड्स डिस्पैच। क्या है वुड्स डिस्पैच? वुड्स डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र, ये 1854 में आता है, राइट। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आती है 1836 में, 35-36 में, जिसमें भाषा लैंग्वेज है इंग्लिश और सब्जेक्ट हैं वो वेस्टर्न। तो वेस्टर्न नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसको बोलते हैं क्या, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, राइट, अकॉर्डिंग टू मैकाले मिनेट। फिर उसके बाद आता है वुड्स डिस्पैच, वुड्स का घोषणा पत्र 1854। और इस वुड्स डिस्पैच में कुछ प्रोविजन है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसके कुछ प्रावधान हैं। फर्स्ट प्रोविजन, आपको अच्छे से पता होगा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी में जो शिक्षा है वो किसको दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी अपर लेवल पर, नॉट प्राइमरी लेवल, नॉट इंटरमीडिएट लेवल, अपर लेवल पर एजुकेशन दी जाएगी। और एजुकेशन का माध्यम होगा क्या, अंग्रेजी, और एजुकेशन के विषय क्या होंगे, वो होंगे वेस्टर्न। लेकिन यहां पर देखेंगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज रिजेक्टेड। फर्स्ट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी वाज रिजेक्टेड, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। हेलो, 1854 में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। और ये हम देखेंगे तो ये 1836 में जो एजुकेशन सिस्टम आया उस एजुकेशन सिस्टम को ही रिजेक्ट कर दिया गया और एक नया यहां पर मेथड अप्लाई किया गया, और वो ये है कि यहां पर फोकस किया गया प्राइमरी एजुकेशन पर। सेकेंड अगर हम देखेंगे, फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया।
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस नहीं किया गया। कहां फोकस किया गया था? हायर एजुकेशन पर फोकस किया गया। फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन एंड फोकस ऑन वीमेन एजुकेशन। थर्ड, फोकस ऑन वीमेन्स एजुकेशन, वीमेन्स एजुकेशन पर फोकस किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्या? फोकस वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया गया। फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया गया। फिफ्थ, यहां पर फोकस किया गया इस बात पर कि एजुकेशन मस्ट बी सेकुलर होनी चाहिए एंड साइंटिफिक। तो एजुकेशन मस्ट बी सेकुलर एंड साइंटिफिक। एजुकेशन मस्ट बी सेकुलर एंड साइंटिफिक होनी चाहिए। राइट, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट, प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करा गया। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आपके लिए होमवर्क है, हमारा एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि मातृभाषा में राज्य शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। तो आपको आंसर बताना है। मैं आपके कमेंट देखता हूं, एक दो कमेंट काफी अच्छे आप लोगों ने किए हैं, मुझे इससे बड़ी ऊर्जा भी मिलती है। हालांकि थोड़ा सा आज हेल्थ को लेकर के थोड़ा इशू है, हो सकता है कि आपको एनर्जी कम दिखे, तो इसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं, कुछ कोल्ड फीवर जैसा है। स्टिल हमारा धर्म है, आपसे डेली हम कनेक्ट होंगे। मैं पूरा लगभग जो समय सुनिश्चित है उस समय पर हम आपके साथ डेली मिलेंगे, यही हमारा वादा है और यही हमारा इरादा भी है। तो 6 पॉइंट हमारे पास क्या है? वो ये है क्या कि जो मीडियम है वर्नाकुलर होगा। मीडियम ऑफ एजुकेशन अगर हम देखेंगे, मीडियम ऑफ एजुकेशन ये वर्नाकुलर होगा फॉर प्राइमरी एजुकेशन, वर्नाकुलर फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड इंग्लिश, इंग्लिश होगा फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम और प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या होगा? वर्नाकुलर। राइट, माने जो नेटिव लैंग्वेज हैं, देसी भाषाओं में दी जाएगी शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन की, और इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी हायर एजुकेशन के लिए। राइट, और यहां पर यह भी बताया गया कि इन फ्यूचर क्या है? यूनिवर्सिटीज टू बी सेटअप। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है वुड्स डिस्पैच का, यूनिवर्सिटीज सेटअप। राइट, यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। इसके पहले हमारे एंशिएंट टाइम में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, है ना, इस तरह की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लेकिन मिडिवल टाइम में हमारे पास यूनिवर्सिटी हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सल्तनत एंड मुगल एरा आप कहीं नहीं पाएंगे कि किसी सुल्तान ने, किसी मुगल बादशाह ने किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की, एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी बनाई। इस वक्त जो एजुकेशन दी जाती थी वो स्टेट का एफर्ट नहीं होता था, पर्टिकुलर पर्संस के अपने एफर्ट होते थे। और कभी कोई सुल्तान या बादशाह एफर्ट भी डालता था तो वो इंडिविजुअल उसके एफर्ट होते थे, ना कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। संस्थागत प्रयास नहीं होते थे, तो संस्थागत प्रयास नहीं किए गए। जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की। अब आप इसी तरह की एग्जाम्पल आप पूरे मेडिवल हिस्ट्री में नहीं पाएंगे। कहां आप मुझे बताएंगे लिखा है या किसी ने ऐसा किया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी स्थापना किसी ने की? नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद अब हमें देखने को मिल रहा है क्या कि ब्रिटिश ने ये कहा है अपनी वुड्स डिस्पैच 1854 में कि अब इंडिया में यूनिवर्सिटीज भी सेटअप करी जाएंगी। तो ये हमारे पास फिफ्थ है, सीक्वेंस में हमारे पास ये फिफ्थ पॉइंट है, 1 2 3 4, और ये हमारे पास फिफ्थ है वुड्स डिस्पैच। 6 पॉइंट में हम नोट करेंगे कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट वर एस्टेब्लिश्ड। पहली बार
शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, राइट, कब? 1855। तो इन 1855 एजुकेशन डिपार्टमेंट were created in every provinces, राइट। प्रत्येक प्रांत में, ये कितना बड़ा कदम है, कितना रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि प्रत्येक प्रांत में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी। और 7th पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो पॉइंट क्या है कि फर्स्ट टाइम इन 1861 में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है इंडिया में। हेलो, वो मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज वर सेटअप इन 1857। अभी रिवोल्ट की शुरुआत नहीं हुई है, राइट। तो 3 यूनिवर्सिटीज वर सेटअप। वो 3 यूनिवर्सिटी बनी हैं कहां कहां? कलकत्ता में, राइट, मद्रास में और बॉम्बे में, राइट। तो ये हमारे 1813 से लेकर के हमने चर्चा की है आपसे, 1813 से लेकर के ये 1858 के बीच में ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, हमने ये आपसे डिस्कस किया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 1872 में हंटर कमीशन, तो ये सेकेंड फेज में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो आगे अगर हम 8th नंबर पॉइंट पढ़ेंगे तो जब हम रिवोल्ट आपकी करा देंगे, अपराइजिंग्स करा देंगे, विद्रोह करा देंगे, रिवोल्ट हो जाएगा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर आएंगे तो वो जो थर्ड फेज ऑफ कॉलोनिज्म स्टार्ट होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे हंटर कमीशन बनता है, राइट, हंटर कमीशन। तो इस कमीशन को हम 1872 में बनता है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। क्या आप लोग यहां तक समझ गए कि ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी क्या थी और ब्रिटिश सोशल पॉलिसी क्या थी? अगर आप इतना स्पष्ट हो चुका है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया। एक पॉइंट अगर मैं यहां पर नोट में आपको बता दूं, क्या? तो जो ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी थी, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1813 उनकी जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो पॉलिसी थी क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया। और जो उदारवादी थे उनके इस योगदान को सभी ने आगे बढ़ाया, चाहे वो गर्मपंथी हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो रेवोल्यूशनरी हो, चाहे वो गांधी हो। तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका, बड़ा अचीवमेंट था कि जनरल पीपल को अपेयर कराया। हम लोग समझते थे कि वो हम पर शासन कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना समझ रहे थे, लेकिन शासन के पीछे मोटिव था भारत का आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो जो अंदर की खबर थी, जो अंदर का चरित्र था ब्रिटिश का, उसको उजागर किया दादा भाई नौरोजी ने, इसलिए उनको सलूट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ से, राइट। तो ये जो फेज था इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ये हुआ धन की निकासी। कैसे धन की निकासी हुई है? ये निकासी कुछ इस तरह से हुई है कि भारत निर्मित उत्पाद को ब्रिटिश में बेचकर भारी मुनाफा कमाया गया। इस पूरे फेज में ऐसा किया गया, राइट। दूसरा फेज अगर हम देखेंगे तो 1813, ये हमेशा फेज आप देखेंगे 1813 टू 58, लेकिन ये फेज आपके आरएएस सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आरएएस का सिलेबस ही अर्ली 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। तो इस फेज में अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई है, लेकिन यहां पर ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हुई है? यहां पर ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हुई है? यहां पर ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हुई है? तो हम देखेंगे ये क्या है, ब्रिटेन है, राइट।
ब्रिटेन की कंट्री है, ये क्या है, इंडिया है, राइट। और ये इंडिया क्या है, कॉलोनी है। ये क्या है, कंट्री है। यहां क्या है, कैपिटलिज्म है, राइट। यहां क्या है, ये कॉलोनलिज्म है, राइट। क्या हुआ यहां पर, ये सप्लायर हो गया, इंडिया सप्लायर हो गया रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का सप्लाई हो गया, सप्लायर हो गया। और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनका क्या हो गया, परचेजर हो गया। तो रॉ मटेरियल का सप्लायर हो गया, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं, उनका क्या हो गया, उनका उनका मार्केट हो गया, उनका मार्केट हो गया, मानी परचेज करेगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था को इस तरह से डाल दिया गया, किस तरह से कि हम ब्रिटिश फैक्ट्री को रॉ मटेरियल की सप्लाई करेंगे और उस फैक्ट्री में निर्मित उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार भारत को बना दिया गया है। कल हमने इसी संदर्भ में चार्टर एक्ट 1813 1833 की भी चर्चा की थी आपसे। तो हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी को इस तरह से डिजाइन कर दिया गया और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ। उसका रिजल्ट ये हुआ कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत में, औद्योगिकरण हुआ, राइट। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, राइट। और हम देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर समाप्त कर दिया उन्होंने। हमने ये लास्ट लेक्चर में कोट किया था कि जो हमारे प्रोडक्ट जब ब्रिटेन जाते थे तो उन पर 200 to 400% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, और उनके प्रोडक्ट जब भारत में आते थे तो उस पर 2 to 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। तो उनका प्रोडक्ट भारत में क्वालिटी भी बेहतर रहती थी, सस्ता भी होता था। तो क्या हुआ कि जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग है वो उनके सामने टिक ही नहीं पाया, और योजनाबद्ध तरीके से ब्रिटिश ने हमारे सेकेंडरी सेक्टर को तबाह कर दिया। और डायरेक्ट अगर हम लॉर्ड डलहौजी के समय देखेंगे तो टर्सरी सेक्टर का उदय हो गया, तृतीय क्षेत्र का उदय हो गया, माने सर्विस सेक्टर आ गया, माने कम्युनिकेशन आ गया, माने पोस्टल सर्विस आ गई, माने रेलवे आ गया, राइट। तो हम देखेंगे इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का जो फेज है 1858 से स्टार्ट होगा, 1858 टू 1947 ये जो फेज स्टार्ट होगा इकोनॉमी का, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फेज। अब इस पूरे दौर में जो कैपिटल स्टोर हो गई इंग्लैंड में, उस कैपिटल को वापस इन्वेस्ट किया जाएगा कहाँ, इंडिया में। और इंडिया में इन्वेस्ट करके उस पर गारंटीड रिटर्न ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, और इस तरह से भारी मुनाफा कमाया जाएगा, राइट। तो हम लोग, ये ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी है। एक आरपी दत्त है, उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिया टुडे, जो ब्रिटिश जो मार्क्सियन हिस्टोरियन है, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रही हैं या रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या है कि उन्होंने इन तीन फेजेस की चर्चा की है। तो ये स्टैंडर्ड हम लोग इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या डिस्कस अभी तक कर लिया, 1858 तक हमने क्या डिस्कस किया, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी क्या थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उनकी सोशल पॉलिसी क्या थी, उनकी एजुकेशनल पॉलिसी क्या थी, और उनकी कल्चरल पॉलिसी क्या थी। अगर मैं ये साइड में आपसे बोलूं दो शब्दों में, तो उनकी कल्चरल पॉलिसी थी क्या, पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। तो पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म उदारवाद और उपयोगितावाद की विचारधारा थी। तो उपयोगितावाद की विचारधारा ये कहती है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, सती एबोलिशन एक्ट आएगा, अधिकतर लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोग विरोध करेंगे तो उसके बावजूद भी आएगा। तो हम कल्चरल पॉलिसी अगर देखेंगे इस फेज में, तो उसमें उदारवादी और उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव है, राइट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पर हम अपराइजिंग के साथ, और हम मिलेंगे आपके साथ रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट, या फिर हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, राइट, नमस्ते।